हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणय कुमार सिंह फ्रॉम आईएसपीसी सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 69th बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट सीरीज को डिस्कस करेंगे। आज का जो सेशन होगा, इसमें जो प्रश्नों की प्रकृति है वह पूरी तरह से बीपीएससी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। आज का टेस्ट सीरीज का प्रश्न, तो आइए अब हम लोग इस टेस्ट सीरीज के प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। एक महत्वपूर्ण सूचना कि यदि अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा इस वीडियो को लाइक एवं अपने दोस्तों के मध्य शेयर करिए। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन वर्ष 1931 ईस्वी में किया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन इस प्रश्न से संबंधित एक और प्रश्न निकल सकते हैं कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किया गया। तो जो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है उसकी स्थापना वर्ष 1934 ईस्वी में हुई थी। तो आप इसे भी एडिशनल पॉइंट के रूप में याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री कृष्ण सिंह द्वारा गठित बिहार की निर्वाचित सरकार ने फरवरी 1938 ईस्वी में किस कारण से इस्तीफा दे दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात राजनीतिक कैदियों को न छोड़ने के प्रश्न पर। देखिए, जो श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में जो मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था वह 20 जुलाई 1937 ईस्वी को बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। इसके पूर्व अर्थात श्री कृष्ण सिंह के पूर्व यदि बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री की बात करें तो मोहम्मद यूनुस श्री कृष्ण सिंह के पूर्व बिहार के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए थे। चलिए दूसरा नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ अवधि दिया हुआ है तो दूसरे तरफ उस अवधि से संबंधित युद्ध है, इसके आधार पर हमें सिलेक्ट करना है। और नीचे जो कूट दिए हुए हैं इसके आधार पर हमें आंसर को सिलेक्ट करना है कि इस कूट के आधार पर कौन सा सही उत्तर होगा। तो देखिए, यदि हम लोग प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की बात करें तो जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध है वह 1775 से 1782 ईस्वी के मध्य प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। और यदि प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत संधि की बात करें तो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की जो समाप्ति हुई थी वह सालाबाई की संधि के अंतर्गत प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति हुई थी। दूसरा है 1790 से 92 ईस्वी के मध्य तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो यह बिल्कुल सही है, क्योंकि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 1792 ईस्वी के मध्य लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। अर्थात जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध था उस समय यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल थे। और यदि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के अंतर्गत संधि की बात करें कि किस संधि के अंतर्गत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की समाप्ति हुई तो वह है श्रीरंगपट्टनम की संधि। नेक्स्ट है, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824 से 1826 ईस्वी। तो जो प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध है वह 1824 से 26, यह भी सही है। और इस समय की यदि गवर्नर जनरल की बात करें तो लॉर्ड एम हर्स्ट प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध के समय भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध, वह है 1845 से 1846 ईस्वी। यह गलत है, अर्थात पहला और चौथा नंबर जो स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 एवं 3। यदि द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की बात करें तो जो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध है वह 1848 से 1849 के मध्य द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात हैदराबाद के निजाम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल के खिलाफ बगावत नहीं की। यदि हैदराबाद की बात करें तो हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने की थी। ध्यान दीजिएगा, हैदराबाद की स्थापना 1724 ईस्वी में निजाम उल मुल्क ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करें। देखिए, एक तरफ भारतीय क्षेत्र दिए हुए हैं और दूसरे तरफ अंग्रेजी क्षेत्र में उसका विलय का वर्ष दिया हुआ है। तो पहला है संभलपुर। तो यदि संभलपुर की बात करें तो जो संभलपुर है उसका ब्रिटिश क्षेत्र में विलय हुआ था 1849 ईस्वी में। नेक्स्ट है, 1 मिनट, संभलपुर का विलय हुआ था 1849 ईस्वी में। दूसरा है सतारा, तो सतारा का विलय हुआ था 1848 ईस्वी में। नेक्स्ट है अवध, अवध का विलय हुआ था 1856 ईस्वी में। इसके बाद नेक्स्ट है झांसी, तो जो झांसी है उसका विलय हुआ था 1853 ईस्वी में। अर्थात इसके आधार पर आंसर को सिलेक्ट करें तो ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2, 1,
4-3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि विलय की बात करें तो इन जो सारे क्षेत्र हैं इनका विलय किया गया था लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत। ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड डलहौजी की हड़प की नीति के अंतर्गत इन सारे क्षेत्रों का ब्रिटिश क्षेत्र में विलय किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पिनल कोड और सिविल प्रोसीजियर कोड पारित किए गए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात लॉर्ड कैनिंग के काल में। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि 1857 की घटना का प्रारंभ धर्म के संघर्ष के रूप में हुआ और उस घटना का अंत स्वतंत्रता संग्राम के रूप में हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात डॉक्टर एस.एन. सेन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ विद्रोह दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस विद्रोह से संबंधित वर्ष दिया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात जो कुका विद्रोह है वह 1832 से 34 ईस्वी में नहीं बल्कि 1840 ईस्वी में कुका विद्रोह हुआ था। और यदि कुका विद्रोह से संबंधित प्रमुख नेता की बात करें तो जो कुका विद्रोह है इसके प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल। ध्यान दीजिएगा, इसके प्रमुख नेता थे भगत जवाहर मल। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है आज का, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। पहला, ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता था। दूसरा, आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। और तीसरा, रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात ब्रह्म समाज एक ईश्वरवाद का समर्थन करता है, बिल्कुल सही। दूसरा कि आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया, यह भी सही है। तीसरा कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की, यह भी सही है। लेकिन यदि एक पॉइंट आपको और इसमें ऐड कर दिया जाए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने संभवतः 1896 ईस्वी में किए हैं, तो आप लोग इसके थोड़ा सा मिला लीजिएगा, लेकिन संभवतः यह आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1, 2 एवं 3 तीनों कथन सही है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित का सही कालानुक्रम क्या होगा? पहला है वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच। तो देखिए जो वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच है और इसके बाद है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। तीसरा है द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट और चौथा है इंडियन एजुकेशन अर्थात हंटर कमीशन। तो यदि हंटर कमीशन की बात करें तो जो हंटर कमीशन है वह 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के समय में हंटर कमीशन का गठन किया गया था। नेक्स्ट है द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट। तो जो सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट है वह 1944 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इसके बाद है मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन। तो यदि मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन की बात करें, लेकिन इसके पहले हम लोग देख लेते हैं वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच। तो जो वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच है वह 1854 ईस्वी में वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच प्रकाशित हुआ था। तो इसके आधार पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन, उसके बाद वुड्स का एजुकेशन डिस्पैच, उसके बाद इंडियन एजुकेशन अर्थात हंटर कमीशन और नेक्स्ट है द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट अर्थात सबसे पहले मैकाले का मिनट ऑन एजुकेशन हुआ, उसके बाद सबसे अंत में द सार्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट जो कि 1944 ईस्वी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के साथ संपादक। अर्थात यह जो निम्न में से किनके बारे में यह स्टेटमेंट कहा गया है जो कि सुधारक पत्रिका के सह संपादक भी रहे हैं। 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की अवस्था में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 34 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष एवं देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने वर्णन किया है। अर्थात निम्न में से किसके बारे में एक जीवनीकार ने उपरोक्त का वर्णन किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे संगठनों को एक सूची दी गई है और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
अर्थात सिर्फ और सिर्फ अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति, ये दो ऐसे संगठन हैं जो कि क्रांतिकारी गतिविधियों से लिप्त थे। यदि अभिनव भारत की बात करें तो अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर अर्थात जिन्हें वीर सावरकर कहा गया है, उनके द्वारा अभिनव भारत की स्थापना 1904 ईस्वी में की गई थी। और दूसरा है अनुशीलन समिति। तो ध्यान दीजिएगा, अनुशीलन समिति की स्थापना मुख्य रूप से 1902 ईस्वी में किया गया था। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 एवं 2। इसके अलावा यदि हम लोग यूनाइटेड इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की बात करें तो इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1888 ईस्वी में सर सैयद अहमद खान द्वारा की गई थी। तो इंडियन पैट्रियोटिक एसोसिएशन की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1888 ईस्वी में की गई थी। इसके अलावा जो नेक्स्ट है न्यू नेशनलिस्ट पार्टी। तो जो न्यू नेशनलिस्ट पार्टी है, एक मिनट, इसके बारे में फैक्ट्स अभी थोड़ा याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1 एवं 2। नेक्स्ट है 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, जिसके नेतृत्व में, अर्थात जो 1916 ईस्वी में 2 होम रूल लीग प्रारंभ की गई थी, तो किन किन 2 व्यक्तियों द्वारा होम रूल लीग का प्रारंभ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात तिलक एवं एनी बेसेंट। ये 2 भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा 1916 ईस्वी में होम रूल लीग प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां नंबर, गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दक्षिण अफ्रीका में। यदि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह आरंभ की बात करें तो देखिए, गांधी जी द्वारा प्रथम सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में 7 जून 1893 ईस्वी को की गई थी। 7 जून 1893 ईस्वी को गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में पहली बार सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधीवादी विचारधारा निम्न में से किससे प्रभावित रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक, क्योंकि रसिकन, थारो और टॉल्स्टॉय, इन तीनों से गांधीवादी विचारधारा प्रभावित रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसान नेता मोतीलाल तेजावत निम्न में से किससे संबंधित थे? तो देखिए, किसान नेता जो मोतीलाल तेजावत हैं वह मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन। यदि मोतीलाल तेजावत की बात करें तो मोतीलाल तेजावत द्वारा एक और महत्वपूर्ण संघ की स्थापना की गई थी, तो उसका नाम है बनवासी संघ। आप लोग इसे भी ध्यान दीजिएगा, बनवासी संघ की स्थापना मोतीलाल तेजावत द्वारा की गई थी। और ये जो मोतीलाल तेजावत हैं ये मेवाड़ के भील आदिवासी आंदोलन से संबंध रखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक ने प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को, जिसे कि 1915 ईस्वी में पंजाब में गदर के विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था, शांति के समय भी जारी रखना चाहा था? अर्थात यह जो प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत रक्षा कानून जो कि 1915 ईस्वी में लागू किया गया था, उसे निम्न में से किसने पंजाब में गदर के जो विरुद्ध इस्तेमाल किया गया था तो उसे शांति के समय में भी जारी रखना चाहा था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। नेक्स्ट है, पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ भारत में प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात भारत में पहली बार पूर्ण स्वराज की वचनबद्धता के साथ प्रथम स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाई गई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? देखिए, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा निम्न में से किस आदर्श वाक्य के साथ आरंभ की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात अंत तक लड़ो। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 1937 के चुनावों में कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए, यदि कितने प्रांतों में कांग्रेस के मंत्रिमंडल की बात करें तो 11 प्रांत ऐसे हैं,
11 प्रांत ऐसे हैं जिनमें कि 1935 ईस्वी के अंतर्गत 1937 ईस्वी में 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में 11 प्रांतों में चुनाव हुए। कितने प्रांतों में चुनाव हुए? 11 प्रांतों में चुनाव हुए 1935 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत 1937 ईस्वी में। अब प्रश्न है कि कितने प्रांतों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 5 राज्य ऐसे थे जिनमें कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुई थी, अर्थात 5 राज्यों में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला था। लेकिन 2 ऐसे राज्य थे जिनमें कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त नहीं थी, लेकिन वे सबसे बड़ी पार्टी बने थे बॉम्बे। सॉरी, 2 नहीं, वह एक राज्य है। एक राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वह है बॉम्बे। तो इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि 5 राज्य, इसके साथ साथ बॉम्बे में भी इसके अलावा 2 अन्य थे, जहां की सिंध और असम, अर्थात टोटल 8 राज्यों में कांग्रेस का मंत्रिमंडल बना था, क्योंकि 8 राज्य ऐसे थे जिनमें कि कांग्रेस मंत्रिमंडल के निर्माण में सहभागी बनी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कितने प्रांत? 8 प्रांत। नेक्स्ट है यह कथन कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के प्रयास में दिवंगत होंगे, निम्न में से किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन के समय महात्मा गांधी ने कहा था कि हम भारत को या तो आज़ाद कराएंगे अथवा आज़ादी के इस प्रयास में हम दिवंगत होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था? अर्थात पहली बार आज़ाद हिंद फौज दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा पहली बार 12 नवंबर 1945 ईस्वी को आज़ाद दिवस मनाया गया था। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया? देखिए, तो भारत को विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही समाप्त हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन में टोटल 3 सदस्य थे, जिसकी अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता की गई थी लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस द्वारा, और कैबिनेट मिशन एक 3 सदस्यीय सदस्य थे। और जो कैबिनेट मिशन है वह भारत में मार्च 1946 ईस्वी में आया था। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि कैबिनेट मिशन भारत में मार्च 1946 ईस्वी में आया था। यह 30 सदस्य थे, जिनमें कि जो नेतृत्व कर रहे थे वे सर पैट्रिक लॉरेंस या लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। नेक्स्ट प्रश्न है इनमें से किस वायसराय ने सबसे पहले पृथक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने एवं उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात लॉर्ड मिंटो दो। भारत में पहली बार 1909 ईस्वी का जो भारत शासन अधिनियम आया था या मार्ले मिंटो अधिनियम, उसके अंतर्गत भारत में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। और जो 1919 ईस्वी का जो अधिनियम आया या मार्ले मिंटो, जो 1919 ईस्वी में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आया, उसमें इस पृथक निर्वाचक मंडल का अन्य समुदायों के लिए भी विस्तार किया गया, जिनमें कि एक प्रमुख मेजोरिटी के रूप में सिख भी शामिल थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है सिंधु घाटी की सभ्यता को जानने का स्रोत है वहां पाई गई, अर्थात निम्न में से किन आधारों पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता तत्कालीन समय में विद्यमान थी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मोहरे, नगरों के अवशेष और बर्तन, जेवर, हथियार और औजार, इन सभी के आधारों पर कहा जा सकता है कि पूर्व में सिंधु घाटी सभ्यता विद्यमान थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है 26 नंबर जो प्रश्न है कि उपनिषदें पुस्तकें हैं। ध्यान दीजिएगा, उपनिषद निम्न में से किन आधारों पर लिखी गई एक प्रमुख पुस्तक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो उपनिषद है वह मुख्य रूप से दर्शन पर आधारित पुस्तकें हैं। नेक्स्ट प्रश्न है जिसमें कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही कूट का चयन करना है। एक तरफ महाजनपद दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस महाजनपद से संबंधित राजधानी को सिलेक्ट करना है। तो देखिए, यदि हम लोग मत्स्य महाजनपद की बात करें तो जो मत्स्य महाजनपद है इसकी यदि राजधानी की हम लोग बात करें तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी है वह विराटनगर। नेक्स्ट है कुरु, तो जो कुरु है इसकी राजधानी है वह है इंद्रप्रस्थ।
कुरु की राजधानी है इंद्रप्रस्थ। इसके अलावा यदि हम लोग सूरसेन की बात करें तो सूरसेन की राजधानी है मथुरा। ध्यान दीजिएगा, सूरसेन की राजधानी है मथुरा। और अस्मक, तो अस्मक की राजधानी है पोटली या पोटन। ध्यान दीजिएगा, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन, इसे दोनों नामों के रूप में हम लोग जानते हैं, अस्मक की राजधानी पोटली या पोटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 3 4 1 2। नेक्स्ट प्रश्न है, वह स्थान जहां प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि का पता चलता है। तो जो प्राक अशोक ब्राह्मणी लिपि है उसका पता चलता है हमें अनुराधापुर से। यदि अनुराधापुर की बात करें तो अनुराधापुर जो है वह उत्तरी श्रीलंका की तत्कालीन समय में राजधानी थी, अर्थात अनुराधापुर जो है वह उत्तरी श्रीलंकाई क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष किसके समकालीन था। ध्यान दीजिएगा, जो प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान अश्वघोष है वह कनिष्क के समकालीन थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कनिष्क। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों को दिए गए आधार पर सही व्याख्या ज्ञात कीजिए, अर्थात सही कूट का चयन करिए। देखिए, एक तरफ पुस्तक दिया हुआ है और दूसरे तरफ उस पुस्तक से संबंधित विषय है, अर्थात जो पुस्तक है वह किस विषय से संबंधित है। तो यदि हम लोग तिरुकुरल की बात करें तो जो तिरुकुरल है वह एक दर्शन पर आधारित पुस्तक है, अर्थात एक आंसर हो जाएगा 2। नेक्स्ट है तोल्कापियम, तो जो तोल्कापियम है वह तमिल व्याकरण की प्रसिद्ध पुस्तक है तोल्कापियम। तो बी का आंसर हो जाएगा 4, अर्थात इसके आधार पर हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी। अब यदि हम लोग शिल्पादिकारम की बात करें तो जो शिल्पादिकारम है वह एक प्रेम कथा पर आधारित पुस्तक है। तो सी का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो मणि मेखलय है, तो मणि मेखलय है वह एक बनिक कथा पर आधारित पुस्तक है। तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इस प्रकार हमारा जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 4 1 3। नेक्स्ट प्रश्न है, गांधार कला शैली एक संश्लेषण है, अर्थात जो गांधार कला शैली है वह किन किन 2 कला शैलियों का मिश्रण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात भारतीय कला शैली एवं यूनानी कला शैली दोनों का संयुक्त रूप होता है वह गांधार कला शैली है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 32 नंबर प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है, दूसरी तरफ सूची 2 है। यदि हम लोग स्तूप की बात करें तो जो स्तूप है वह देखिए, स्तूप बेसिकली सांची में जो स्थित है वह स्तूप का उदाहरण है। इसी प्रकार जो चित्रकारी है वह चित्रकारी के रूप में हम लोग बाघ की चित्रकारी को जान सकते हैं। और नेक्स्ट है कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति, तो जो कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति है वह मथुरा से प्राप्त हुई है, कनिष्क की सिरविहीन मूर्ति। और जो दशावतार मंदिर है वह देवगढ़ के दशावतार मंदिर प्रसिद्ध है। और जो देवगढ़ का दशावतार मंदिर है इसका निर्माण किया गया था गुप्त वंश के शासकों द्वारा। गुप्त वंश के शासकों द्वारा देवगढ़ में दशावतार मंदिर का निर्माण किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 2 1 4 3। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग मूव करते हैं। तो 33वां नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात भगवत गीता। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायन निम्न में से किस राजवंश के अंतर्गत सक्रिय थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो भास्करायन है वह किसी भी निम्न में से जो ऑप्शन विकल्प दिए हुए हैं इस विकल्प में किसी भी राजवंश से संबंधित नहीं थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए और नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है सही उत्तर का हमें चयन करना है। एक तरफ युद्ध दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस युद्ध से संबंधित वर्ष दिया हुआ है। तो यदि हम लोग चंदावर का युद्ध की बात करें तो जो चंदावर का युद्ध है वह वर्ष 1194 ईस्वी में चंदावर का युद्ध हुआ था। और तैमूर का आक्रमण हुआ था वर्ष 1398 ईस्वी में तैमूर का आक्रमण हुआ था। इसी प्रकार यदि तालिकोटा का युद्ध की बात करें तो 1565 ईस्वी में तालिकोटा का युद्ध हुआ था। और जो घाघरा का युद्ध है वह घाघरा का युद्ध हुआ था कब, 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 2 1 4 3। नेक्स्ट प्रश्न है, जब्ती प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि जब्ती प्रणाली किसके दिमाग की उपज थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो जब्ती प्रणाली है वह अकबर के दिमाग की उपज थी। ध्यान दीजिएगा, जब जब्ती प्रणाली लागू किया गया था तो जो जब्ती प्रणाली है
मुख्य रूप से या टोडरमल के द्वारा लागू किया गया था, लेकिन उस समय जो शासक था वह अकबर था। तो इस कारण प्रश्न के अनुसार जो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है वह ऑप्शन नंबर डी अर्थात अकबर। नेक्स्ट है, भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो यदि भारत का आखिरी मुगल सम्राट की बात करें तो ये बहादुर शाह जफर सेकंड था। प्रश्न है भारत का आखिरी मुगल सम्राट कौन था? तो जो भारत का आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर सेकंड थे। और बहादुर शाह जफर सेकंड का जो कार्यकाल रहा है वह है 1837 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। अर्थात 1857 ईस्वी का जो विद्रोह हुआ उसमें बहादुर शाह सेकंड की देश निकाला का सजा दे दिया गया था। तो इस कारण वे भारत में अंतिम मुगल सम्राट हुए थे। तो प्रश्न के अनुसार ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया? देखिए यहाँ से पॉलिटी अर्थात राज्य व्यवस्था का प्रश्न प्रारंभ हो रहा है। तो राज्य व्यवस्था का आज का पहला प्रश्न है कि भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 22 जनवरी 1947 ईस्वी को सर्वप्रथम संविधान सभा द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया कि भारत का एक अपना संविधान होगा। नेक्स्ट है, किस बात या केस के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि जो उद्देशिका है वह संविधान का हिस्सा नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि किस केस में सर्वोच्च न्यायालय ने घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बेरुबाड़ी केस। जो बेरुबाड़ी केस है वह वर्ष 1960 ईस्वी में बेरुबाड़ी केस आया था। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न के अनुसार कि सर्वोच्च न्यायालय ने बेरुबाड़ी केस में यह निर्णय दिया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। पहला अनुच्छेद 312। तो देखिए जो अनुच्छेद 312 है वह किस विषय से संबंधित है? तो जो अनुच्छेद 312 है वह ऑल इंडिया सर्विस या अखिल भारतीय सेवा से संबंधित है। तो ए का आंसर हो जाएगा 3। नेक्स्ट है अनुच्छेद 155। तो जो अनुच्छेद 155 है वह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। तो बी का हो जाएगा 4 अर्थात ए का हो जाएगा 3, बी का 4। नेक्स्ट है अनुच्छेद 324। तो अनुच्छेद 324 की यदि बात करें तो अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 315 लोक सेवा आयोग से संबंधित है। अर्थात ए का 3, बी का 4, सी का ऑप्शन 1 और डी का ऑप्शन 2। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार जो आंसर निकल कर आ रहा है वह है ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3, 4, 1, 2। 41वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 117। यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर वैसे विधेयक जो कि टैक्सेशन लगाता है, जो कि नए कर का प्रावधान करता है, वह विधायिका में नहीं रखा जा सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात अनुच्छेद 117। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? पहला सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता राज्य सूची, दूसरा जनगणना संघ सूची, तीसरा राज्यसभा में सीटों को आवंटन द्वितीय अनुसूची और चौथा दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची। तो देखिए जो डी नंबर ऑप्शन है दल बदल विरोध 10वीं अनुसूची, यह तो बिल्कुल सही है। इसके अलावा यदि हम लोग राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात करें तो जो राज्यसभा में सीटों का आवंटन है वह द्वितीय अनुसूची में नहीं बल्कि 4th शेड्यूल में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। अर्थात 4वीं अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन की बात की गई है। तो सी नंबर जो है वह गलत हो गया। इसके अलावा जो जनगणना है वह बिल्कुल संघ सूची का विषय है और सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता यह राज्य सूची का विषय है। अर्थात इस प्रश्न के अनुसार कौन सही सुमेलित नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि राज्यसभा में सीटों का आवंटन जो है वह द्वितीय अनुसूची नहीं बल्कि 4वीं अनुसूची में वर्णित है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया गया? तो देखिए भाषाई आधार पर जो राज्यों का पुनर्गठन है वह 1956 ईस्वी में किया गया था। तो विकल्प के अनुसार ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मौलिक अधिकार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलिक अधिकार एक बाध्य योग
उपबंध है, अर्थात भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार शामिल किए गए हैं वह एक बाध्य योग्य उपबंध है, क्योंकि मौलिक अधिकार को उल्लंघन के आधार पर, मौलिक अधिकार को उल्लंघन होने पर कोई भी भारतीय नागरिक या कोई भी नागरिक है वे या तो भारतीय नागरिक हैं या विदेशी, ध्यान दीजिएगा, भारतीय नागरिक या विदेशी दोनों ही उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय दोनों में से किसी भी न्यायालय में केस फाइल कर सकते हैं। तो प्रश्न है मौलिक अधिकार क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात तो बाध्य योग्य उपबंध है। नेक्स्ट है, जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु लेख जारी करता है तो उसे किस लेख के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात परमादेश। यदि लेख की हम लोग बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 में टोटल 5 प्रकार का लेख की बात की गई है। तो इस प्रश्न के अनुसार कि जब सर्वोच्च न्यायालय किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके दायित्वों के निर्वहन हेतु कोई लेख जारी करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, परमादेश के रूप में उसे हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट है संसदात्मक शासन व्यवस्था में, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखती है। यही यदि प्रश्न पूछता कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में, यदि प्रश्न पूछता कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो विधायिका होती है वह कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का नियंत्रण नहीं रखती है, अर्थात जो विधायिका है, जो लेजिस्लेचर है, विधायिका एवं कार्यपालिका के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता। विधायिका और कार्यपालिका के मध्य किसी भी प्रकार का संबंध नहीं होता अध्यक्षीय शासन व्यवस्था में। लेकिन संसदीय शासन व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता है विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण बनाए रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का जो अधिकार है वह राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी समाप्त नहीं किए जा सकते हैं। यदि राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में राष्ट्रीय आपातकाल का वर्णन किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद ऐसे हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। तो जो आर्टिकल 360 है वह स्टेट में प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन की बात करता है, लेकिन जो अनुच्छेद 352 या आर्टिकल 352 है वह उपबंध करता है युद्ध, सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण के समय में भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू किया जा सकता है। लेकिन जो आर्टिकल 356 है, जो आर्टिकल 356 है वह राष्ट्रपति शासन की बात करता है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है आर्टिकल 356, और जो आर्टिकल 360 है वह वित्तीय आपातकाल की बात करता है। तो भारत में अभी तक वित्तीय आपातकाल एक बार भी लागू नहीं किया गया है, तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा कि भारत में अभी तक आर्टिकल 360 का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया गया है। आर्टिकल 352 के आधार पर संभवतः भारत में अभी तक 3 बार, आर्टिकल 352 के आधार पर भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को लागू 3 बार भारत में, एक मिनट, अभी तक देखिए मैं फिर से इसे क्लियर कर दे रहा हूं। इस प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। यदि हम लोग राष्ट्रीय आपातकाल की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 18 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है और राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित मुख्य रूप से 3 अनुच्छेद ऐसे हैं जो कि राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और जो तीसरा है वह है अनुच्छेद 360। तो जो अनुच्छेद 356 है वह राष्ट्रपति शासन की बात, अनुच्छेद 356 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की बात करता है, अनुच्छेद 360 वह वित्तीय आपातकाल या फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और जो अनुच्छेद 352 है वह युद्ध, बाह्य आक्रमण एवं सशस्त्र विद्रोह के समय राष्ट्रीय आपातकाल की बात करता है। तो इस प्रश्न के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल या अनुच्छेद 53 में यह उपबंध किया गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकसभा के निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र
ऑप्शन नंबर ए भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी जिस निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह भी गलत है। तीसरा कि भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है, यह बिल्कुल सही है। चौथा कि भारत के किसी भी नागरिक द्वारा दाखिल किया जा सकता है, यह गलत है। पहला कि किसी भी व्यक्ति द्वारा दायर किया जा सकता है, यह भी गलत है। अर्थात लोकसभा के निर्वाचन के लिए जो नामांकन पत्र है वह भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी क्षेत्र की निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में है उसके द्वारा दाखिल किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है लोकसभा द्वारा विचारार्थ भेजे गए वित्त विधेयक को राज्यसभा अधिकतम कितने समय तक रोके रख सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम समय 14 दिन है। अर्थात राज्यसभा द्वारा अधिकतम वित्त विधेयक को 14 दिन तक रोके रखा जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 14 दिन। नेक्स्ट 51वां नंबर प्रश्न है निम्न में से किसे संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया? अर्थात किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष या स्पीकर अपना पद त्यागना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अध्यक्ष अपना जो त्याग पत्र है वो उपाध्यक्ष को सौंपेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है अब यहाँ से साइंस का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। तो आज का साइंस का पहला प्रश्न है लकड़ी लोहे व मोम के समान आकार के टुकड़े को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर यदि गिराया जाता है तो निम्न में से कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात लकड़ी लोहा एवं मोम के जो टुकड़े हैं वह सभी एक साथ ही पृथ्वी पर पहुंचेंगे। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है कई बार उच्च रक्तचाप की स्थिति में धमनी फट जाती है और आंतरिक रक्तस्राव होने लगता है। उच्च रक्तदाब का निम्न में से क्या कारण हो सकता है? तो देखिए पहला कि हृदय द्वारा रुधिर को पंप करने की दर बढ़ जाने के कारण, यह गलत है। दूसरा कि धमनियों में सिकुड़न होने के कारण, यह सही है अर्थात ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है विकसित लेजर व्यतिकरण मापी अंतरिक्ष एंटीना अर्थात इवॉल्व्ड लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना जिसे संक्षिप्त में ई-लिसा के रूप में जानते हैं, परियोजना का क्या प्रयोजन है? अर्थात ई-लिसा जो परियोजना है उसका मुख्य रूप से क्या उद्देश्य है? तो जो ई-लिसा परियोजना है इसका मुख्य उद्देश्य है गुरुत्वीय तरंगों की पहचान करना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस में गीले कपड़े या सबसे जल्दी सूख जाएंगे? अर्थात गीले कपड़ा निम्न में से किस अवस्था में सबसे जल्दी सूख जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वैसी स्थिति जिसमें आर्द्रता कम तथा तापमान ज़्यादा हो। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात 20% आर्द्रता एवं 60 डिग्री तापमान। नेक्स्ट प्रश्न है सफेद प्रकाश में उपस्थित निम्नलिखित रंगों में से कौन सा रंग शीशे के प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है लाल रंग अर्थात जो लाल प्रकाश है प्रिज्म द्वारा सबसे कम विचलित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में किस एक के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात अल्ट्रावायलेट प्रकाश या पराबैंगनी किरणों के कारण। नेक्स्ट प्रश्न है एक मकान में दो बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है एक मकान में दो बल्ब में से एक बल्ब दूसरे से अधिक चमकदार है अर्थात अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मंद रोशनी वाले बल्ब में उच्चतर अवरोधक है। नेक्स्ट 60 नंबर प्रश्न है सोडियम बेंजोएट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक
प्रमुख कथन सही है। तो देखिए यदि सोडियम बेंजोएट की बात करें तो पहला नंबर स्टेटमेंट है कि यह एक समान परिरक्षक है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि इसका प्रयोग जैम एवं स्क्वैश को संदूषित होने से बचाने के लिए किया जाता है, यह बिल्कुल सही है। तीसरा कि इसका प्रयोग आतिशबाजी में भी किया जाता है, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, गॉड पार्टिकल है। ध्यान दीजिएगा, जो गॉड पार्टिकल है वह हिग्स बोसॉन कण का उदाहरण है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो गॉड पार्टिकल है वह हिग्स बोसॉन कण का उदाहरण है। यदि हम लोग हिग्स बोसॉन की बात करें तो जो हिग्स बोसॉन का नामकरण है, अर्थात हिग्स बोसॉन का जो नामकरण पड़ा है वह किनके द्वारा पड़ा, किनके नाम पर पड़ा है? पीटर हिग्स के नाम पर गॉड पार्टिकल का नाम हिग्स बोसॉन पड़ा है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा, गॉड पार्टिकल हिग्स बोसॉन का नाम पीटर हिग्स के नाम पर पड़ा है। नेक्स्ट है, अधोलिखित युग्म में से निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? पहला, इलेक्ट्रॉन का नाम बोरबरी, तो यह गलत है। इलेक्ट्रॉन की जो खोज की गई है वह जे थॉम्सन द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई है, तो जो पहला नंबर ऑप्शन हो गया वह गलत हो गया। दूसरा, अल्फा कण WC रोंटजून, तो अल्फा कण WC रोंटजून द्वारा नहीं, यह भी गलत है। जो अल्फा कण है वह मुख्य रूप से अर्नेस्ट रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण की खोज की गई है, तो बी नंबर भी स्टेटमेंट ऑप्शन गलत हो गया। तीसरा, न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक, यह बिल्कुल सही है कि न्यूट्रॉन की जो खोज है वह जेम्स चैडविक द्वारा किया गया है। और चौथा है प्रोटॉन जे थॉम्सन, तो जो प्रोटॉन है जे थॉम्सन नहीं, यह भी गलत होगा क्योंकि जो प्रोटॉन है इसकी खोज की गई है गोल्डस्टीन द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक द्वारा खोजा गया है, यह जो ऑप्शन है वह बिल्कुल सुमेलित है। नेक्स्ट है, किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें पहला कि न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, यह गलत हो जाएगा। दूसरा कि प्रोटॉनों की संख्या समान होती है परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, यह सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा फोटोग्राफी में एक एंटीक्लोर के रूप में भी प्रयुक्त होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सोडियम थायोसल्फेट है उसे फोटोग्राफी में भी प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, एथेनॉल के संदर्भ में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, जो प्रश्न है कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला कि एथेनॉल का निर्माण एंजाइम की उपस्थिति में शक्कर के विद्युत अपघटन द्वारा होता है। देखिए यह जो स्टेटमेंट है वह गलत है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ऑप्शन नंबर ए ही सही नहीं है, अर्थात पहला है वह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि निम्न में से कौन रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सोडियम सल्फेट है वह रासायनिक उर्वरक का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा यौगिक चाइनीज व्हाइट कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जिंक ऑक्साइड है उसे चाइनीज व्हाइट ऑक्साइड, चाइनीज व्हाइट यौगिक या चाइनीज व्हाइट कंपाउंड के रूप में भी जानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, एक परजीवी पर दूसरे परजीवी के आश्रित रहने को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात उपपरजीविता। नेक्स्ट है, मानव सदृश लघुत्तम कपी निम्न में से कौन सा है? तो देखिए जो मानव सदृश लघुत्तम कपी है वह गिबन है, तो आंसर सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं? ध्यान दीजिएगा, जो लिंग गुणसूत्र है वह छिपकली में नहीं होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट 71 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मानव दंत केवल अस्थायी दंत विन्यास में प्रकट होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो चवर्णक है वह सिर्फ और सिर्फ अस्थायी दंत विन्यास के समय में ही प्रकट होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक प्रतिवर्ती क्रिया अर्थात रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जो हाथ का हिलना है वह प्रतिवर्ती क्रिया रिफ्लेक्स एक्शन का उदाहरण नहीं है। इसके अलावा जो अन्य 3 विकल्प हैं, श्वास लेना, लार और जो हार्ट पंप है, यह तीनों प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है, लेकिन हाथ का हिलना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात
मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं, अर्थात कितने समय के लिए जो मानव शुक्राणु है वह निषेचन क्षमता सुरक्षित रहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1 से 2 दिनों के लिए वे सुरक्षित रहते हैं। नेक्स्ट है, गाय और भैंस के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन की सुई लगाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, एक तरफ विटामिन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उस विटामिन से संबंधित कार्य है। तो यदि हम लोग विटामिन B12 की बात करें तो प्रति अरक्तता कारक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। विटामिन सी की बात करें तो प्रति अस्कर्वी कारक, ऑप्शन नंबर बी, यह भी सही है। तीसरा, विटामिन डी बंध्यता रोधी कारक, देखिए जो विटामिन डी है वह बंध्यता रोधी कारक, यह गलत है। नेक्स्ट है, विटामिन के प्रति अस्कर्वी कारक, यह सही है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू के प्रसिद्ध लकड़ी के पौधे हैं, कई पहाड़ी क्षेत्रों में भी व्यापक रूप से पाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिम्नोस्पर्म किस्म के देवदार, फर, स्प्रूस, लार्च और सरू प्रसिद्ध पौधे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और उन सूचियों के आधार पर सही उत्तर का चयन करिए। एक तरफ सूची दिया हुआ है, दूसरी तरफ उससे संबंधित सूची 2 दिया हुआ है। तो यदि हम लोग फल की बात करें तो देखिए जो फल है वह मुख्य रूप से अंडाशय से संबंधित है, तो ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, बीज, यदि हम लोग बीज की बात करें तो बीज मुख्य रूप से बीजांड से संबंधित है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और जो सी है काष्ठ, तो काष्ठ है वह तना से संबंधित है, तो सी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और जो मंड है वह मुख्य रूप से पत्तियों से संबंधित है, तो डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अर्थात 77। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 4, 1, 3, 2। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जो आयोडीन के साथ दोनों रंग प्रदान करते हैं, यह गलत है। इसके अलावा जो अन्य तीनों विकल्प हैं ए, बी एवं डी, यह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा इन सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करें। ध्यान दीजिएगा, इनमें जो कूट दिया हुआ है उनमें हमें सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ दिया हुआ है सूची 1 और दूसरे तरफ दिया हुआ है सूची 2। एक मिनट, इसका विकल्प देख लेते हैं, विकल्प भी दिया हुआ है क्या? हाँ, इसका विकल्प दिया हुआ, लेकिन सबसे पहले हम लोग इसके आधार पर हमें सिलेक्ट कर लेते हैं। तो यदि एंथ्रेक्स की बात करें तो जो एंथ्रेक्स है वह एक प्रकार का विष है जो कि जैव युद्ध में काम आता है, तो ए का हो जाएगा 4। नेक्स्ट है थैलेसीमिया, तो जो थैलेसीमिया है वह दोषी जीन से उत्पन्न रोग है, अर्थात जो थैलेसीमिया है वह एक जीन आधारित रोग है, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है सरोगेसी, तो जो सरोगेसी है वह एक गर्भ की क्रियादारी है, अर्थात जो सरोगेसी है वह मुख्य रूप से इसे हम लोग कहते हैं एक सरोगेसी एक प्रक्रिया है जिनमें कि गर्भ की क्रियादारी की जाती है, तो सी का हो जाएगा 2। और जो डी है ट्रांसजेनिक्स, वह जीनोम में परिवर्तन करने वाला विज्ञान है, अर्थात डी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो इसके आधार पर अब हम आंसर को सिलेक्ट करते हैं, तो इसके आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 4, 1, 2, 3। नेक्स्ट है, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। तो देखिए जो बैकेलाइट है वह उपरोक्त में एक से अधिक, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बैकेलाइट है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड, इसके संघनन से ये बनता है। और इसके अलावा फिनॉल और मिथेनॉल इन दोनों के संघनन से बैकेलाइट का निर्माण होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एवं सी, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में एक से अधिक इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, एड्स विषाणु में क्या होता है? तो जो एड्स विषाणु है वह मुख्य रूप से आरएनए प्लस विटामिन है, तो ध्यान दीजिए आरएनए प्लस प्रोटीन एड्स विषाणु में पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आरएनए प्लस प्रोटीन। यदि हम लोग एड्स की बात करें तो जो एड्स है वह मुख्य रूप से एक वायरस जनित रोग है, तो आप इसे भी याद रखिएगा, एड्स एक वायरस जनित रोग है। और जो एड्स में अर्थात HIV है वह शरीर में
CD4 नाम से एक सेल पाया जाता है तथा शरीर में CD4 नाम का एक कोशिका पाया जाता है। इन कोशिकाओं को जो HIV वायरस है वह नष्ट करता है, अर्थात इन कोशिकाओं के वृद्धि में अवरोधक का काम करता है। तो आपको इसे दो फैक्ट्स और याद रखना है। पहला कि जो एड्स है वह एक विषाणु जनित रोग है और इसमें CD4 नामक जो कोशिका पाई जाती है वह उन कोशिकाओं के वृद्धि में अवरोधक का काम करता है और जो एड्स विषाणु है उनमें RNA प्लस प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन जैव विकास की अवधारणा से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो जैव विकास का सिद्धांत है वह चार्ल्स डार्विन द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि चार्ल्स डार्विन द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है उसका नाम है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज। द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक की रचना चार्ल्स डार्विन द्वारा की गई है। तो आप इसे भी याद रखिएगा। और जैव विकास की जो अवधारणा है वह चार्ल्स डार्विन के सिद्धांतों पर आधारित है। अब देखिए 83 से लेकर 92 तक मैथ आ गया है, तो आप लोग इसे सॉल्व करिएगा। इसका जो PDF है वह टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध आप लोगों को करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट 93 नंबर प्रश्न है, सूर्या घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है, ये पहाड़ियाँ निम्न में से किसका हिस्सा है? यहाँ से अर्थात 93 नंबर प्रश्न से ज्योग्राफी का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। तो प्रश्न देखते हैं, सूर्या घाट की पहाड़ियाँ नेपाल में स्थित है और ये पहाड़ियाँ निम्न में से किनके हिस्से हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो सूर्या घाट की पहाड़ी है वह शिवालिक की पहाड़ी का एक प्रमुख उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी आग्नेय शैलें हैं या आग्नेय चट्टानें हैं? तो देखिए पहला कि ग्रेनाइट, तो ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही। दूसरा डियोराइट, यह भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तीसरा बेसाल्ट, यह भी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपयुक्त सभी। नेक्स्ट 95 नंबर प्रश्न है, तटीय मैदानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कि पश्चिमी तटीय मैदान निम्नलिखित समुद्र तट का उदाहरण है, यह बिल्कुल सही है। दूसरा कि पूर्वी तटीय मैदान उन्मजित समुद्र तट है, यह गलत है। तीसरा कि पूर्वी तटीय एक सेल्फ संकरा का उदाहरण है और पूर्वी तटीय जो मैदान है इसके तट बहुत चौड़ा है, यह बिल्कुल सही है। और चौथा है कि पश्चिमी तटीय मैदान गोवा में सबसे कम संकरा है, यह भी सही है। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात जो पूर्वी तटीय मैदान है वह उन्मजित समुद्र तट है, यह गलत है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न की ओर मूव करते हैं। तो नेक्स्ट प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार राज्यों के निमित्त संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए संदर्भित करता है? देखिए जब आप लोग 2023-24 ईस्वी का जब आप केंद्रीय बजट पढ़ेंगे तो इसमें एक प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार 1.3 लाख करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता राज्यों को 50 वर्ष के लिए प्रदान करेगी और जो 1.30 लाख करोड़ रुपए की जो आर्थिक सहायता राज्यों को प्रदान की जाएगी वह ब्याज मुक्त होगी, अर्थात इन राशि पर किसी भी प्रकार का ब्याज नहीं लगेगा। तो प्रश्न है इसी से संबंधित है कि राज्यों के निमित्त संपूर्ण 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण निम्न में से किन प्रयोजनों के लिए संदर्भित है? पहला कह रहा है पुरानी सरकारी वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए, पहला यह बिल्कुल सही है। दूसरा नवीकरणीय ऊर्जा का उत्पादन करने के लिए, यह गलत है। तीसरा शहरी स्थानीय निकायों में वित्तीय सुधार के लिए, यह सही है। चौथा यूनिट मॉल का निर्माण करने के लिए, यह सही है। पांचवा कि बाल और किशोर पुस्तकालयों का निर्माण करने के लिए, यह भी सही है। अर्थात जो इसका आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात केवल 1, 3, 4 एवं 5। नेक्स्ट 97 नंबर प्रश्न है, निम्न में से असत्य कथन का चयन करिए। पहला नंबर कह रहा है कि वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी 3% है, तो यह गलत है। दूसरा कि विश्व का दूसरा सर्वाधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता देश भारत है, यह भी गलत है। विश्व का दूसरा नहीं बल्कि विश्व का पहला सर्वेक्षण प्राप्त, यानी कि विश्व का सबसे ज़्यादा जो रेमेडीज प्राप्त होता है भारत को प्राप्त होता है।
सी है कि भारत 2021 में शीर्ष 10 सेवानिर्वातक देशों में शामिल रहा है, यह सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि A+B ये जो दोनों स्टेटमेंट है वह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर भारत की दी गई पहाड़ियों को उत्तर से दक्षिण दिशा के सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा इसके आधार पर सत्य विकल्प का चयन करें। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात सबसे पहले है मिसमी की पहाड़ियाँ, उसके बाद पटकाई बम की पहाड़ियाँ, उसके बाद है नागा पहाड़ियाँ और नेक्स्ट है मिजो पहाड़ियाँ। तो आप इसे जरूर याद रखिएगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट है, उत्तर बिहार के मैदान को पश्चिम से पूरब दिशा में व्यवस्थित कीजिए। एक तरफ दिया हुआ है मधुबनी का मैदान, अररिया का मैदान, मोतिहारी का मैदान, सहरसा का मैदान और कटिहार का मैदान। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 3, 1, 4, 2, 5। नेक्स्ट 100 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर नाभिकीय विद्युत संयंत्र स्थित नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात जयपुर में कोई भी नाभिकीय संयंत्र स्थित नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, ऊसर मृदा किस जिले में पाई जाती है? तो जो ऊसर मृदा है वह निम्न में से सिवान जिले में पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सिवान। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पृथ्वी की परपट्टी में क्रमशः उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाता है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में 2 कह रहा है कि प्रपट्टी में उच्चतम और न्यूनतम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सर्वाधिक है ऑक्सीजन और लोवेस्ट है अर्थात सबसे कम यानी कि न्यूनतम है मैग्नीशियम। यदि ऑक्सीजन की प्रतिशत की बात करें तो ऑक्सीजन 46.6% है भूप्रपट्टी में, और यदि मैग्नीशियम की बात करें तो 2.09% मैग्नीशियम है। आप इसे जरूर याद रखिएगा, ऑक्सीजन 46.6% और मैग्नीशियम 2.09%। नेक्स्ट है, बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सप्तऋषि में जितने भी जो 7 प्राथमिकताएं हैं आप लोगों को बिल्कुल याद होनी चाहिए, 7 प्राथमिकताएं। तो प्रश्न है कि बजट की 7 प्राथमिकताएं सप्तऋषि में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बाल विकास। बजट में जो सप्तऋषि का जो 7 प्रावधान किए गए हैं उनमें बाल विकास बिल्कुल भी शामिल नहीं है। इसके अलावा हरित विकास शामिल है, समावेशी विकास भी शामिल है, लेकिन जो बाल विकास शामिल नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, रोसबी तरंगे से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उपरोक्त में एक से अधिक। क्योंकि यदि पहला नंबर स्टेटमेंट हम लोग बात करें तो देखिए पहला कह रहा है कि निचले वायुमंडल की पवनें हैं रोसबी तरंगे। तो जो रोसबी तरंगे हैं निचले वायुमंडल की पवनें हैं, यह गलत हो गया है। लेकिन दूसरा है कि अधिक ऊंचाई वाली पवनों में बृहत्काय घुमावदार बहाव, यह सही है। और सी है कि केवल कोरियोलिस बल से प्रभावित होती है, यह भी सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, B+C सही है और पहला जो है वह गलत है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ तकनीक दिया हुआ है, दूसरे तरफ उससे संबंधित फसल या उसका उपयोग दिया हुआ है। तो देखिए पहला कह रहा है कि अपलगटन यानी कि रेटिंग जूट है, यह बिल्कुल सही है। बी रेटून गन्ना, यह भी सही है। सी है पलवार यानी कि घास पात से ढकना, यह नमी बनाए रखने के लिए किया जाता है, यह भी सही है। लेकिन नेक्स्ट है परिशुद्ध कृषि बाजार की मांग के अनुसार फसल उत्पादन नियंत्रित करना, यह गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात परिशुद्ध कृषि, यह सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो जो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान है उड़ीसा में स्थित है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? देखिए प्रश्न कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्न में से कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है अनाईमुडी। तो अनाईमुडी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यदि अनाईमुडी की बात करें तो जो अनाईमुडी है वह अन्नामलाई की पहाड़ी पर स्थित है। आप इसे भी याद रखिएगा, अन्नामलाई पहाड़ी पर स्थित सर्वोच्च चोटी अनाईमुडी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दोदा बेटा दक्षिण भारत की सेकंड हाईएस्ट पीक है।
तो प्रश्न की दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अनायमुडी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। पहला कि पिछले वर्ष की तुलना में बिहार बजट के कुल व्यय में इस वर्ष वृद्धि हुई है, यह सही है। बी कह रहा है कि बिहार बजट के कुल व्यय का 70% व्यय राजस्व व्यय से निर्धारित है, यह गलत है। सी कह रहा है कि बजट 2023-24 में बिहार का योजनागत व्यय लगभग 1 लाख करोड़ रुपया है, यह भी सही है। डी उपरोक्त में 1 से अधिक, तो डी का तो इसमें कोई मैटर नहीं रखता। प्रश्न की निम्न में से कौन सा असत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ सीमा दिया हुआ है और दूसरे तरफ अर्थात जो सूची 1 में है वह इंटरनेशनल बाउंड्रीज है और सूची 2 में उस बाउंड्री से संबंधित कंट्रीज है। तो प्रश्न है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन से बाउंड्रीज और उससे संबंधित देश हैं वे असत्य हैं। पहला रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान, बिल्कुल सही। दूसरा ड्यूरैंड लाइन भारत और बांग्लादेश, तो जो ड्यूरैंड लाइन है वह भारत और बांग्लादेश से गलत हो गया। देखिए ड्यूरैंड लाइन को 1893 ईस्वी में निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट है मैकमोहन लाइन भारत चीन, यह सही है। नेक्स्ट है पाक जलमरूमद भारत और श्रीलंका, यह भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात जो ड्यूरैंड लाइन है वह भारत और बांग्लादेश नहीं। नेक्स्ट है मिष्टी योजना का निम्न में से किस क्षेत्र से संबंध रखता है। तो जो मिष्टी योजना है वह मैंग्रोव पौधारोपण से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यदि हम लोग मिष्टी की फुल फॉर्म की बात करते हैं कि मिष्टी का पूरा नाम क्या है, तो देखिए मिष्टी का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। तो एम फॉर मैंग्रोव, आई का मतलब हो गया इनिशिएटिव, एस का मतलब हो गया शोरलाइन अर्थात मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट एंड टेंजिबल इनकम। नेक्स्ट 111 नंबर प्रश्न है निम्न में से कौन सी समितियों का सही युग्म सुमेलित नहीं है। पहला कह रहा है मालेगांव समिति माइक्रो फाइनेंस से संबंधित है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तारापुर समिति पूंजी खाता परिवर्तनीयता, यह भी सही है। राजा चलैया समिति टैक्स रिफॉर्म से संबंधित है, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति उर्वरक कंपनियों का विनिवेश, यह बिल्कुल गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात नरसिम्हन समिति। यदि हम लोग नरसिम्हन समिति की बात करें तो नरसिम्हन समिति का जो संबंध है वह बैंकिंग रिफॉर्म से संबंधित है, आप इसे याद रखिएगा नरसिम्हन समिति बैंकिंग रिफॉर्म। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत वर्ष 2030 ईस्वी तक कितना हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 5 MMT। यदि राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन की बात करें तो राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत 19,500 करोड़ रुपया खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। नेक्स्ट 113 नंबर प्रश्न है मोटे अनाज से संबंधित असत्य कथन का चयन करें। पहला कि यूनाइटेड नेशंस ने अपने 75वें सत्र वर्ष 2023 ईस्वी को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है, तो यह बिल्कुल सही है। बी कि भारत में मिलेट्स मुख्यतः रबी फसल का उदाहरण है, यह गलत है। सी कि विश्व का लगभग 40% मोटे अनाज का उत्पादन भारत करता है, यह सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि जो भारत में जो मुख्य रूप से मोटे अनाज है वह रबी नहीं बल्कि यह खरीफ फसल का उदाहरण है। तो आप इसे याद रखिएगा, भारत में जो मोटे अनाज खरीफ फसल का उदाहरण है और संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 ईस्वी में को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट है लघु वित्तीय बैंक का आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि कितना होता है। तो देखिए 100 करोड़ रुपया भारत में लघु वित्तीय बैंक खोलने के लिए आरंभिक न्यूनतम पूंजी राशि का प्रावधान RBI द्वारा किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 100 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री PBTG विकास मिशन के तहत अगले 3 वर्षों में कितनी राशि खर्च की जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 15,000 करोड़ रुपया। नेक्स्ट है बिहार के निम्न में से किस जिले में शहरीकरण की दर है वह 5% से कम है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात मधुबनी में जो शहरीकरण की दर है वह 5% से कम है।
किस राज्य ने 2023-24 से कॉलेजों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट 118वां नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में वर्णित राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना मुख्य रूप से किस वर्ग के लिए की जा रही है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बच्चों एवं किशोरों के लिए। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय की स्थापना करने जाने की घोषणा की गई है। नेक्स्ट 119 नंबर प्रश्न है, वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार का वित्तीय प्रदर्शन लचीला बना रहा, उसके क्या कारण थे? पहला कि आर्थिक गतिविधियों में सुधार, बिल्कुल सही। बी, जीएसटी से राजस्व में वृद्धि हुई है, यह भी सही है। और सी कि बजट में प्रत्यक्ष कर एवं जीएसटी में वृद्धि हुई है, तो यह भी सही है। अर्थात इसका आंसर जो हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि कौन से मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार निर्बाध रूप से विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। लेकिन इसके अलावे कौन कौन से ऐसे मूल अधिकार हैं जो कि विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त हैं? देखिए, अनुच्छेद 14 जो कि कानून के समझ समानता या समानता का कानून के समझ समानता की बात करता है, तो अनुच्छेद 14 विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। इसके अलावा जो अनुच्छेद 20 है, अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है, अनुच्छेद 20 वो भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त है। इसके अलावा अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है, यह भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त करता है। अनुच्छेद 23 एवं अनुच्छेद 24 ये भी विदेशी नागरिकों को प्राप्त किया गया है, प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो यह मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम के निषेध की बात करता है, और जो अनुच्छेद 24 है वह कारखानों आदि में बालकों के नियोजन की बात करता है, मुख्य रूप से 14 वर्ष कम उम्र के बालकों को। और इसके अलावा अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 27 एवं अनुच्छेद 28 ये सारे ऐसे अनुच्छेद हैं जो कि विदेशी नागरिकों को भी प्रदान किए गए हैं। नेक्स्ट 121 नंबर प्रश्न है कि किस मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात बलथर मिट्टी में चूना एवं क्षार की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट 122 नंबर प्रश्न है, बिहार में किस प्रकार के शैलों में पाइराइट पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात विंध्यन क्रम चट्टानों में बिहार में पाइराइट्स पाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ खनिज दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस खनिज से संबंधित बिहार के जिला दिया हुआ है। तो देखिए, यदि हम लोग क्वार्ट्ज की बात करें तो सबसे पहले हम लोग यह समझ लेते हैं कि इसका आंसर क्या होगा कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। जो बॉक्साइट है तो बॉक्साइट, फेल्सफार, सीसा और क्वार्ट्ज ये 4 खनिज दिए हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सीसा है वह पूर्णिया में यह सुमेलित नहीं है। इसके अलावा अन्य जो 3 हैं क्वार्ट्ज, बॉक्साइट और फेल्सफार ये तीनों हैं वे सुमेलित हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग बिहार से होकर गुजरता है? ध्यान दीजिए आप, राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं बल्कि प्रश्न है राष्ट्रीय जलमार्ग, नेशनल वाटरवे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जो कि बिहार से होकर गुजरता है। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार बंधु समाचार पत्र का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? तो ध्यान दीजिएगा, बिहार बंधु समाचार पत्र है, इसका प्रकाशन वर्ष 1874 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, बिहार में धान रोपते समय कौन सा गीत गाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अर्थात चौंचर गीत गाया जाता है बिहार में धान रोपते समय। नेक्स्ट है, बिहार में न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला निम्न में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात सहरसा। यदि सहरसा में महिला साक्षरता की बात करें तो मात्र 41.68% सहरसा जिला में महिलाओं की साक्षरता दर है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम जनसंख्या के अनुसार जिलों का सही क्रम बताइए और इनके आधार पर कूट का सिलेक्ट करना है, मतलब सही कूट कौन सा है। तो न्यूनतम जनसंख्या है शेखपुरा में, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा में है
उसके बाद जो दूसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या है वह शिवहर में है। इसके बाद जो तीसरा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या है वह अरवल में है और चौथा सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या लखीसराय में है। तो इसके आधार पर जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर होगा डी अर्थात 4 2 3 1। नेक्स्ट प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। एक तरफ जनजाति दिया हुआ है, दूसरे तरफ उस जनजाति से संबंधित बिहार के जिले दिए हुए हैं। देखिए यदि कोरा जनजाति की बात करें तो जो कोरा जनजाति है वह कटिहार जिले में पाए जाते हैं, तो ए का हो जाएगा 2। नेक्स्ट है उरांव, यदि उरांव जनजाति की बात करें तो यह चंपारण जिला में पाया जाता है, तो बी का हो जाएगा 1। नेक्स्ट है मुंडा जो जनजाति है वह रोहतास में पाया जाता है, तो सी का हो जाएगा 3। इसके बाद जो नेक्स्ट है चेरो जनजाति वह गया जिला में पाया जाता है, तो डी का हो जाएगा 4। इसके आधार पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 2 1 3 4। नेक्स्ट 130 नंबर प्रश्न है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, तो विश्व पर्यावरण दिवस के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कौन सा कथन सही है। पहला कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस 2023 की थीम सॉल्यूशन टू प्लास्टिक पॉल्यूशन है, यह थीम प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान पर आधारित है, तो देखिए यह सही है। दूसरा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1971 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी, तो यह स्टेटमेंट है वह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1। यदि दूसरा नंबर स्टेटमेंट की बात करें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 1971 ईस्वी में विश्व पर्यावरण दिवस की शुरुआत की थी, तो यह गलत है, क्योंकि वर्ष 1971 नहीं बल्कि वर्ष 1972 है और विश्व पर्यावरण दिवस है वह प्रतिवर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। हाँ, एक बात और, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा नहीं बल्कि स्टॉकहोम में जो 1972 ईस्वी में स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था उसमें यह घोषित किया गया था कि 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात सिर्फ पहला नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 131 नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला यात्री कौन बनी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात रियाना बर्नाबी अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब मुल्क की महिला बनी है। नेक्स्ट है पहला विजन 0 शिखर सम्मेलन किस स्थान पर आयोजित किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात भोपाल में आयोजित किया गया था। कब, तो 29 से 31 मई 2023 ईस्वी को भोपाल में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात भारतीय जो व्यापारी हैं वह हैं भारतीय मूल के जो व्यक्ति हैं वह हैं अर्जुन वाजपेयी, अर्थात माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति बन गए हैं अर्जुन वाजपेयी, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 134 नंबर प्रश्न है नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है अर्थात गलत है। पहला कि यह एक वैधानिक निकाय है जो भारत सरकार का प्रमुख नीति से संबंधित थिंक टैंक है, तो जो पहला नंबर स्टेटमेंट है वह गलत है क्योंकि यह एक वैधानिक निकाय नहीं है। दूसरा, इसके प्रकाशनों में स्कूल शिक्षा गुणवत्ता सूचकांक, समग्र जल प्रबंधन सूचकांक और जिला अस्पताल सूचकांक आदि शामिल है, तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल सही है, लेकिन जो पहला नंबर किया है एक वैधानिक निकाय है वह गलत है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल 1। नेक्स्ट प्रश्न है जलवायु परिवर्तन पर हाल ही में संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन ने कृषि पर कोरोनिबिया संयुक्त कार्य पर निर्णय लिया है जो निम्न में से किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात ग्रीन हाउस गैस। नेक्स्ट है हाल ही में खबरों में रही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस निम्न में से किससे संबंधित है। पहला नंबर आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक पहल, बिल्कुल गलत। बी आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए देशों के बीच सहयोग पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करने के लिए फ्रांस सरकार की एक पहल है, बिल्कुल सही। तो प्रश्न है कि खबरों में रही नो मनी फॉर टेरर कॉन्फ्रेंस संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है
निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने वर्ष 2022 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है, जिसका उद्देश्य इस बारे में जागरूकता पैदा करना है कि बाजरा खाद्य सुरक्षा और पोषण में कैसे योगदान करता है। तो जो पहला है वह गलत हो गया, क्योंकि वर्ष 2022 नहीं बल्कि 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया है। नेक्स्ट, भारत दुनिया में बाजरे का सबसे बड़ा उत्पादक है, जिसके बाद नाइजीरिया और चीन का स्थान है। दूसरा नंबर स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात केवल 2। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्सपोसैट भारत का पहला पोलरीमेट्री मिशन किस संस्था द्वारा बनाया जा रहा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इसरो द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है, चक्रवात मोचा, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है चक्रवात मोचा से तबाह हुए म्यांमार की सहायता के लिए भारत ने कौन से ऑपरेशन शुरू किया था? तो भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन करुणा प्रारंभ किया गया था चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार देश के लिए। नेक्स्ट 140 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी के नए संसद भवन के उद्घाटन संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला, कि 28 मई 2023 को पीएम मोदी ने सेंगोल को नए संसद भवन में स्थापित किया। इस सेंगोल को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। तो जो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही। दूसरा, कि सेंगोल को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लोकसभा में स्थापित किया जाएगा और यह अमृतकाल का प्रतीक होगा, यह भी सही है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट 141 नंबर प्रश्न है, कि निम्न में से किस देश ने हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह कक्षा में प्रक्षेपित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात इजराइल द्वारा हाल ही में ओपेक 13 नामक एक नया जासूसी उपग्रह प्रक्षेपित किया गया है। नेक्स्ट 142 नंबर प्रश्न है, जो कि खेल से संबंधित है। फीफा ने वर्ष 2026 ईस्वी विश्व कप लोगो का अनावरण किया, इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, कि फीफा विश्व कप 2026 में 3 देश संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा, कि यह दुनिया में खेल के लिए सबसे बड़े आयोजन का 26वां संस्करण होगा, यह गलत है, अर्थात इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि यह दुनिया में खेल के सबसे बड़े आयोजन का 26वां संस्करण होगा, यह भी सही है, अर्थात यह 26वां ही संस्करण है। पहला, कि फीफा विश्व कप 2026 में 3 देश अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको टूर्नामेंट की मेजबानी करेंगे, यह भी सही है, अर्थात इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, मार्च 2023 में केंद्र सरकार ने कितने वर्ष से ऊपर के लोगों को साक्षर करने के लिए एक नई योजना न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम प्रारंभ की है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 15 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है, बिहार की किस महिला को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात गायत्री कुमारी को। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में बर्लिन में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में बिहार के किस खिलाड़ी ने कांस्य पदक जीता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अर्थात बिहार के गजेंद्र कुमार ऐसे खिलाड़ी थे जो कि बर्लिन में आयोजित किए गए स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम में कांस्य पदक जीते हैं, तो आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इस रॉकेट का क्या नाम है? अर्थात दुनिया का जो पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट है उसका नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात टेरॉन 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व जल दिवस 2023 की थीम क्या है? यदि विश्व जल दिवस 2023 की थीम की बात करें तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तनों में तेजी लाना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, विश्व जल दिवस है वह वर्ष 1993 अर्थात 1993 ईस्वी से प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो आप लोग इसे भी याद रखेगा कि विश्व जल दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, तो 22 मार्च को। और इसे कब पहली बार मनाया गया था, तो वर्ष 1993 ईस्वी में। और वर्ष 2023 की थीम क्या है, तो जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तनों में तेजी लाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 मार्च 2023 को कहां पर आयोजित किए गए स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किए?
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात नई दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय रेलवे ने कब तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जक बनने का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात वर्ष 2023 ईस्वी तक। नेक्स्ट 150वां नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च, जिसे संक्षिप्त में सिप्री कहते हैं, की रिपोर्ट ने दुनिया के सभी देशों की रक्षा खर्च को लेकर एक रिपोर्ट जारी की है। तो इस संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला, कि भारत दुनिया का चौथा और सबसे बड़ा रक्षा बजट वाला देश बन गया है। तो पहला स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। दूसरा, कि अमेरिका 877 अरब डॉलर खर्च के साथ ही इस सूची में दूसरे स्थान पर है। तो जो दूसरा नंबर स्टेटमेंट है वह बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका इस सूची में दूसरे स्थान पर नहीं बल्कि पहले स्थान पर है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात केवल एक। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो है हमारा सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।